हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोकॉल एंड प्लान्स डेवलप्ड बाय सीबीडी के बारे में। सीबीडी हमारे पास है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें हमारे पास कॉन्फ्रेंस होती है पार्टीज़ की। हमारे पास कंटिन्यूसली एवरी 2 ईयर में हमारे पास जो है वो सीओपी होती है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है। उन्हीं पार्टीज़ में जो है हमारे पास बहुत सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट लेती है, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है। हमारे पास जो 2000 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पे हमारे पास कार्टाजीना में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में जो है एक प्रोटोकॉल को लागू किया गया था, जिसको हम बोलते हैं बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, कार्टेजीना प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था जनवरी 2000 में। उस टाइम पे हमारे पास जो है कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर जो है वो कॉन्फ्रेंस होती थी। उस टाइम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी पहली बार सीओपी की, जिसमें जो है हमारे पास कार्टेजीना प्रोटोकॉल को एक्सप्रेस किया गया था, उसको बताया गया था। कार्टेजीना जो प्रोटोकॉल है हमारे पास, वो 29 जनवरी 2000 को मतलब कि अडॉप्ट कर ली गई थी सीबीडी के द्वारा। अब जो हमारे पास कार्टेजीना प्रोटोकॉल या बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है, ये है क्या? ये बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल हमारे पास जो है प्रोटेक्ट करती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोजेस्ड बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी हमारे पास लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाई गई है, उसके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं हमारे पास, उनके लिए बनाया गया है बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। अब जो हमारे पास बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है वो क्लियरली बताता है कि जो भी आप नई टेक्नोलॉजी से कुछ भी चीज़ बना रहे हो, वो आपको पब्लिक हेल्थ को देखते हुए बनानी है, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। आपको अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए कि हाँ भी इस चीज़ को बना के हमें ज़्यादा बेनिफिट और आप बनाए जा रहे हो, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो ऐसा नहीं करना है। ये बोला जाता है बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है कि let country ban import of genetically modified organism if they feel there is not enough scientific evidence the product is safe and require exports to label shipment to containing genetically modified commodities such as corn or cotton। कि किसी कंट्री ने जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इम्पोर्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्हें वो जो है वो सेफ नहीं लगा। The required number of 50 instrument of ratification assessing approval acceptance by countries were reached in May 2003। और हमारे पास जो ये कार्टेजीना प्रोटोकॉल है, in accordance with the provision of its article 37, the protocol entered into force on 11 September 2003। आर्टिकल 37 जो हमारे पास सीबीडी का है, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, उसको देखते हुए ये एंटर हो गई थी फोर्स में 11 सितंबर 2003 को। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन 2002। अप्रैल 2002 में हमारे पास जो पार्टीज थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उन्होंने अडॉप्ट किया था रिकमेंडेशन ऑफ ग्रैंड कैरेनियन डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर अ ग्लोबल प्लांट कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड अडॉप्ट अ 16-point प्लान एमिंग टू स्लो द रेट ऑफ प्लांट एक्सटिंक्शन अराउंड द वर्ल्ड बाय 2010। अब जो हमारे पास ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर प्लांट कंजर्वेशन आई थी 2002, इनका क्या एम था? इनका एम था कि हमने जो भी प्लांट की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है उनको बचाना है पूरे के पूरे वर्ल्ड से अराउंड 2010 तक, 2010 तक हमने उनको बचाना है। उसके बाद तीसरी हमारे पास प्रोटोकॉल आया था, वो था नगोया प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नगोया प्रोटोकॉल 2010, ये नगोया में आया था। हमारे पास हुआ क्या था कि द नगोया प्रोटोकॉल असेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइज फ्रॉम देयर utilization to the conservation on biological diversity was adopted on 29 October 2010 in Nagoya, Aichi Prefecture, जापान। उस टाइम पे 10th मीटिंग थी हमारे पास सीओपी की, और ये फोर्स में आया था 2014 में। पहली बार इसको जो है 29 अक्टूबर 2010 में रखा गया था कि एक प्रोटोकॉल आएगा, क्योंकि ये नगोया में हो तो इसका नाम नगोया प्रोटोकॉल रख दिया गया। नगोया प्रोटोकॉल में है क्या? इसमें बोलते हैं कि असेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइज फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन। जहाँ से जिस भी कम्युनिटी से, लाइक किसी भी ट्राइब ने अगर आपको कोई नॉलेज दिया है, ठीक है, किसी मेडिसिनल प्लांट के बारे में, तो उनसे लेके किसी कंपनी ने बनाया है मेडिसिन को, ठीक है, किसी साइंटिस्ट ने, हर किसी को इसका इक्विटेबल शेयरिंग मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने नॉलेज किसी कम्युनिटी से लिया तो आप उस कम्युनिटी को कुछ भी उसको वेल्थ उसको नहीं दे के कंपनी जो है खुद बेनिफिट ले रही है, तो उसके ऊपर आया था नगोया प्रोटोकॉल।
अब जो नगोया प्रोटोकॉल है ये 10th मीटिंग में हुआ था, 2010 में इसको लाया गया था और ये फोर्स में आ गया था 12 अक्टूबर 2014 में। The protocol is a supplementary agreement to the Convention on Biological Diversity and provide a transparent legal framework for the effective implementation of one of the three objectives of CBD. जो CBD के 3 ऑब्जेक्टिव हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको देखता है नगोया प्रोटोकॉल। तो हमारे पास जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके 3 ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकंड आता है हमारे पास उसकी सस्टेनेबल यूज़ कैसे करें हम अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और थर्ड हमारे पास है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइज आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये देखता है कि उन सब चीज़ों को अच्छे से उन पर काम हो रहा है कि नहीं। तो ये था नगोया प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला क्या गया, कुछ भी नहीं है इसमें बोला गया कि जो भी बेनिफिट है वो हर एक को जो है वो इक्विटेबल शेयर होने चाहिए, ठीक है। जो भी मतलब बेनिफिट अराइज हो रहे हैं वो इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए उनकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लान्स के बारे में। तो जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लान था बायोडाइवर्सिटी का 2011 से 20 तक, उसके बारे में बात करते तो हमारे पास 10th मीटिंग जो हुई थी 2010 में नगोया में, उसी में ये जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लान था वो आया था। तो 18 to 29 October 2010 in Nagoya, a revised and updated strategic plan for biodiversity 2011 and 20 was agreed and published. इसके हमारे पास 20 टारगेट्स हैं दैट एड्रेस ईच ऑफ 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स। 5 इसके गोल्स हैं। पहले गोल में बोलते हैं कि एड्रेस एंड अंडरलाइन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, किस वजह से बायोडाइवर्सिटी में जो है लॉस हो रहा है। उसके पास गोल भी है हमारे पास रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेक्शन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़, हम उसको सस्टेनेबल यूज़ करें। थर्ड है इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ बाय सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। फोर्थ है हमारे पास एनहांस द बेनिफिट टू ऑल फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। और गोल ई है हमारे पास एनहांस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अलग अलग तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, जो भी हमारे CBD के गोल्स हैं। और हमारे पास एक आया था, लॉन्च हुआ था एजेंडा 2030। इसमें बोला गया है कि हमारे पास टेक्निकल नोट मैपिंग एंड आइडेंटिफाइंग साइनर्जी बिटवीन 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द 20 आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, इनको हमने अचीव करना है 2030 तक। 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 20 आईची टारगेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। न्यू प्लान नाउन एज द पोस्ट 2020 Global Biodiversity Framework was developed to guide action through 2030। 2030 का हमें सब चीज़ें करनी है। First draft of this frame was released in July 2021 and its final content was discussed and negotiated as part of COP15 मीटिंग। क्योंकि जो 2021 और 22 में हमारे पास COP15 की मीटिंग हुई थी, उसमें इसका लास्ट कंटेंट को डिस्कस किया गया था। तो पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास कि हमें रिड्यूस करना है जो एग्रीकल्चर पोल्यूशन है और शेयर करना है बेनिफिट ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अक्रॉस अ की पॉइंट ऑफ कॉन्टेंशियन अमंग पार्टीज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क। फाइनल वर्जन वाज अडॉप्टेड बाय कन्वेंशन ऑन 19 दिसंबर 2022, क्योंकि जो लास्ट COP15 की मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 2022 में हुई थी। फ्रेमवर्क इंक्लूड अ नंबर ऑफ एम्बिशियस गोल इंक्लूड अ कमिटमेंट टू डेसिग्नेट एटलीस्ट 30% ऑफ ग्लोबल लैंड एंड सी एज प्रोटेक्टेड लैंड। 30% जो पूरी लैंड है उसको उन्होंने प्रोटेक्टेड लैंड बनाने का गोल लिया है। उसके बाद आता है मेराइन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। जो CBD है उसका बहुत ज़्यादा हमारे पास फोकस है मेराइन और कोस्टल बायोडाइवर्सिटी पे। सीरीज ऑफ एक्सपर्ट वर्कशिप हैज़ बीन हेल्ड 2018 to 22 टू आइडेंटिफाई ऑप्शन फॉर मॉडिफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट मेराइन। ये आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ EBSAS, जो क्या है इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट मेराइन एरिया एंड डिस्क्राइबिंग न्यू एरिया। उन्होंने बोला है कि हमें बहुत सारे नए हमारे पास ऑप्शन खुलने चाहिए ताकि हम इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो मेराइन एरिया है उसकी हम मॉडिफिकेशन कर सकें और नए एरियाज़ को डिस्कवर कर सकें। इनका फोकस किस पे है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट और अंटार्कटिक ओशियन, बार्टिक ओशन, कैस्पेरियन सी, ब्लैक सी ऑफ ईस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन, एडजस्टेंट गल्फ एरिया, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक, ईस्ट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट पैसिफिक, वाइडर कैरिबियन एंड वेस्टर्न मिल्ड अंटार्कटिक। ये इनके फोकस्ड एरिया है। द वर्कशॉप मीटिंग वाज फॉलो द EBSA प्रोसेस बेस्ड ऑन इंटरनेशनली एग्रीड साइंटिफिक क्राइटेरिया। एम है इनका, एम
कि वो क्रिएट करें एक इंटरनेशनल लीगली बाइंड इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं ILBI अंडर UNCLO टू सपोर्ट द conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond area of national jurisdictions. नेशनल जुरिडिक्शन को छोड़ के एक अलग से जो है हम सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ मैराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़, वो है क्रिटिसिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं इसकी आलोचना या दोष। ठीक है, तो इसके क्या दोष है हमारे पास कि जो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो वीकन है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न कंट्री टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रो साउथ प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं प्रो साउथ प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन को। उसके बाद जो कन्वेंशन है वो बोलता है कि सभी फॉर्म ऑफ लाइफ को जो है ये कवर करता है। फर्दर प्रोविजन एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट एंड ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान सबमिटेड बाय पार्टिसिपेटिंग shows that in practice this is not happen। अब जो कन्वेंशन है, जो उसकी नेशनल रिपोर्ट्स आती हैं या जो भी वो प्रोविजंस हैं उसमें वो जिस भी तरह के लॉज बनाते हैं या प्लान्स बनाते हैं, असल में वो सब प्लान्स और प्रैक्टिस नहीं किए जाते हैं। जो अदर कंट्रीज़ हैं वो शो करवाती हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी को, एक्शन प्लान्स को, लेकिन वो नॉट हैपन, यानी कि उस तरह से वो फॉलो नहीं करते हैं उसको, वो असली नहीं है चीज़ें। ठीक है, ये इसका एक क्रिटिसिज्म है बहुत बड़ा है। जो कि द फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जांपल मेकिंग फ्रीक्वेंट रेफरेंस टू एनिमल particularly fish and plants but does not mention bacteria fungi and protista at all। उन्होंने बोलता है कि जो भी लाइफ की फॉर्म है, क्योंकि जो बैक्टीरिया फंगी और प्रोटिस्टा वो भी लिविंग बींग्स हैं, उनमें भी लाइफ है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन की हमारे पास फिफ्थ रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने ये सब चीज़ें मेंशन नहीं की थी। ये भी एक क्रिटिसिज्म आ गया। ठीक है, उसके बाद है जो साइंटिस्ट है वर्क कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड मेडिकल रिसर्च में, उनको एक फियर रहता है दैट नेगोया प्रोटोकॉल इज काउंटर प्रोडक्टिव एंड विल हैम्पर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड दैट द थ्रेट ऑफ imprisonment of scientists will have a chilling effect on research। अब जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास जो वर्क कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और मेडिकल रिसर्च में, उनको एक फियर रहता है कि जो नगोया प्रोटोकॉल है उसकी वजह से रुकावट आ रही है डिजीज़ प्रिवेंशन कंजर्वेशन एफर्ट्स में, तो ये भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, जिस वजह से साइंटिस्ट जो है वो चिल करें, यानी कि वो बिल्कुल भी काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से जो भी रिसर्च है उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब है इसके कुछ दोष या फिर क्रिटिसिज्म। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमारा ये CBD का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने टोटल 4 वीडियोस जो है अपलोड किए हैं कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। फर्स्ट आता है इसका ओरिजिन, सेकंड आता है जिसमें हमने इसकी आर्टिकल्स देखे हैं, उसकी जो COP की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ देखा है, और थर्ड में हमने इंटरनेशनल बॉडीज़ देखा है जो भी इसमें आती हैं, और फोर्थ हमारी ये वाली जिसमें हमने इसके प्लान्स और प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।